गुड मॉर्निंग बच्चों। हम क्लास 9 की भूगोल की किताब पढ़ रहे हैं। हमने चैप्टर 4 जलवायु को शुरू किया था, जिसमें हमने जलवायु और मौसम में अंतर और भारत में जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ा। आज हम भारत में मानसून का आगमन और वापसी को पढ़ेंगे, साथ ही साथ ऋतुओं के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि भारत में मानसून का आगमन यानी मानसून कब आता है। भारत में मानसून जून के आरंभ से मध्य सितंबर तक रहता है, यानी ये 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और ये लगातार कई दिनों तक चलता रहता है। इसे मानसून प्रस्फोट कहते हैं, यानी जब बारिश शुरू हुई, बारिश होते होते अचानक बहुत अधिक बारिश होने लगी और ये कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। इसे ही हम मानसून का फटना या मानसून प्रस्फोट कहते हैं। भारत में मानसून प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करती है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि दक्षिणी छोर पर जब ये पहुंचती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक अरब शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा 10 जून के आसपास मुंबई पहुंच जाती है। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा भी तेज़ी के साथ आगे बढ़ती है और जून के पहले सप्ताह तक असम में पहुंच जाती है। आप तो जानते ही हैं कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, इसलिए ये मानसून हवाएं ऊंचे पर्वतों के कारण पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। इधर अरब सागर शाखा मध्य जून यानी 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और मध्य भागों में पहुंच जाती है। दिल्ली में मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में होती है और जब जुलाई का पहला सप्ताह आता है तो मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान तक पहुंच जाता है। 15 जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के बाकी हिस्सों में पहुंच जाता है। इस मानचित्र को देखिए। भारत में मानसून हमेशा दक्षिण से आती है। ये भारत का दक्षिणी छोर है। मानसून पवनें इधर से आ रही हैं, मानसून यहाँ से दाखिल होती हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए दो भागों में बढ़ जाती है। ये इधर एक अरब सागर शाखा और इधर ये बंगाल की खाड़ी शाखा। ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा तेज़ी से आगे बढ़ती है और असम यहाँ पर पहुँच जाती है। इधर उत्तर में हिमालय पर्वत है, जिससे ये आगे नहीं जा पाती हैं और ये इधर पश्चिम की तरफ मुड़ जाती हैं और दिल्ली तक पहुंच जाती है। इधर ये अरब शाखा आगे बढ़ती है, 10 जून के करीब मुंबई पहुंचती है। यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हुए सौराष्ट्र जो राजस्थान में है, कच्छ जो गुजरात में है, यहाँ पर पहुंच जाती है। गुजरात और राजस्थान से आगे ये दोनों शाखा यानी अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा, दोनों इधर से ये और इधर से ये दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम में मिल जाती हैं। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि में पहुंच जाती हैं। ये उत्तर की तरफ हिमाचल प्रदेश और देश के बचे हुए हिस्सों में पहुंच जाती हैं। इस तरह हमने देखा कि मानसून यहाँ दक्षिणी छोर से दाखिल होती है, 15 जुलाई तक यहाँ उत्तर में पहुंच जाती है और बाकी हिस्सों में भी धीरे धीरे पहुंच जाती है। ये तो आप समझ गए हैं कि मानसून का आगमन भारत में कैसे होता है। अब इसकी वापसी को जान लेते हैं। भारत में मानसून की वापसी उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में शुरू हो जाती है, यानी जहां मानसून सबसे आखिर में पहुंचा था वहीं से उसकी वापसी शुरू हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह हट जाती है और दिसंबर आते आते देश के बाकी भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर सबसे लास्ट में मानसून पहुँचा था। मानसून की वापसी की शुरुआत यहीं से होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर यहाँ से अक्टूबर में यहाँ तक वापस आ जाती है। 15 अक्टूबर तक मानसून यहाँ से वापस हो जाती है और जब दिसंबर का महीना आ जाता है तो धीरे धीरे पूरी तरह हमारे देश के बाकी भागों से मानसून की वापसी हो जाती है। अब हम भारत के ऋतुओं को जानेंगे। हमारा देश भारत में महीनों की औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और मानसून की वापसी में विभाजित किया गया है।
यहाँ पर हम इन ऋतुओं के कुछ विशेषताओं को बताते हैं। शीत ऋतु। भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक रहती है। दिसंबर और जनवरी उत्तर भारत में सबसे ठंडा महीना होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर घटता जाता है। अगर चेन्नई का तापमान 24 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होता है तो वहीं उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जाएंगे तापमान घटता जाएगा, यानी दक्षिण में समकारी का प्रभाव रहता है। तीनों तरफ समुद्र के प्रभाव से यहाँ पर तापमान ना ज़्यादा रहता है और ना ही अधिक कम। यही कारण है कि दक्षिण भागों में शीत ऋतु में अधिक ठंडा नहीं पड़ता है। दिन गर्म और रातें ठंडी होती हैं। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, इसलिए देश के अधिकतर भाग में मौसम शुष्क रहता है। इसलिए जाड़े में हमारे स्किन सूखे सूखे हो जाते हैं। आपने क्लास 6 और 7 में पवनों के बारे में पढ़ा होगा। ये व्यापारिक पवनें अस्थायी पवनें होती हैं और ये दोनों गोलार्ध में चलती हैं। उत्तर पूर्व की तरफ से चलने वाली व्यापारिक पवनों को उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें कहते हैं, क्योंकि ये हवाएं स्थल से चलती हैं। इनमें नमी नहीं रहती है, इसलिए मौसम शुष्क रहता है। भारत में शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम और उत्तर पश्चिम से चक्रवात विक्षोभ का असर पड़ता है। ये विक्षोभ भूमध्यसागरीय और पश्चिमी एशिया में उत्पन्न होती है। पश्चिमी पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती हैं। यही कारण है कि शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में वर्षा होती है। पर्वतों पर हिमपात यानी बर्फबारी होती है। इस इमेज को देखिए, यहाँ पर भूमध्य सागर है। ये सब पश्चिमी एशिया के देश हैं। यहाँ पर ये चक्रवाती विक्षोभ बनते हैं और यहाँ से ये ऐसे ऐसे पश्चिम पवनों के साथ साथ भारत में प्रवेश करती हैं और इधर उत्तरी मैदानों में वर्षा करती हैं और इधर उत्तरी मैदानों भी वर्षा करती हैं और इधर पर्वतों पर बर्फबारी होती है। शीतकालीन की इस वर्षा को स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भागों में समुद्री पवनों का प्रभाव पड़ता है, यानी भारत का निचला भाग जिसके तीनों ओर समुद्र होते हैं, यहाँ शीत ऋतु में तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। अब हम ग्रीष्म ऋतु के कुछ विशेषताओं को जानते हैं। भारत में गर्मी का सीजन या ऋतु मार्च से मई तक रहता है। इस सीजन में सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप उत्तर की तरफ खिसक जाती है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश और गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। प्रायद्वीपीय भारत के बारे में अभी हमने बताया था। भारत के मानचित्र में आपने देखा है जो वी आकार का निचला भाग है उसे ही प्रायद्वीपीय भाग कहेंगे। समुद्र के कारण इन भागों में तापमान अधिक नहीं होता है। ग्रीष्मकाल या गर्मी में देश के उत्तरी भाग में तापमान में वृद्धि होती है। मई के आखिर में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व में छोटा नागपुर पठार तक कम वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। यानी जब तापमान बढ़ता है तो वहाँ की हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं और वहाँ पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। गर्मियों में आपने सुना होगा कि लू चल रही है। ये लू धूल भरी गर्म और शुष्क पवनें होती हैं जो दिन के समय उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में चलती हैं। उत्तरी भारत में मई महीनों के दौरान धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये हवाएं तापमान को कम कर देती हैं क्योंकि ये अपने साथ ठंड हवाएं और हल्की बारिश भी लाती हैं, जिससे लोगों को थोड़ा आराम पहुंचता है। इस मौसम में कभी कभी गरज वाली मूसलाधार बारिश भी होती है और बर्फबारी भी होती है। क्योंकि ये बैसाख के महीने में होता है, इसलिए पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाख कहा जाता है। जब ग्रीष्म ऋतु का अंत होने लगता है तो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। यानी जब गर्मी का सीजन खत्म होने लगता है और वर्षा ऋतु शुरू होने से पहले जो पहली मानसूनी वर्षा होती है, इससे आम जल्दी पक जाते हैं, इसलिए इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। अब हम वर्षा ऋतु
या मानसून के आगमन के कुछ विशेषताओं को जानते हैं। भारत में जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु रहता है। जून के आरंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। तब दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों इस निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र की तरफ चलने लगती हैं। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती है। क्योंकि ये हवाएं गर्म महासागरों के ऊपर से गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ नमी भी लेकर चलती हैं। इसलिए भारत में दाखिल होकर ये बारिश करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत के मौसम को पूरी तरह बदल देती है। इस मौसम के अधिकतर वर्षा उत्तर पूर्वी भागों में होती है, जैसे असम, मेघालय आदि। मेघालय में एक स्थान है मासिनराम, जो खासी पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ 400 सेंटीमीटर से भी अधिक वार्षिक वर्षा होती है। अगर आपकी परीक्षा में यह प्रश्न आता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो आप इसका उत्तर मासिनराम देंगे। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। मानसूनी वर्षा में एक समय ऐसा आता है कि बारिश एक समय में कुछ दिनों तक होती है। इसमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। इसे वर्षा में विराम कहा जाता है। ये विराम मानसूनी गर्त और अक्ष के उत्तर या दक्षिण में खिसकने से होता है। अब हम मानसून की वापसी किस प्रकार होती है इसे समझते हैं। मानसून की वापसी इसे परिवर्तनीय मौसम भी कहते हैं। यह अक्टूबर नवंबर के दौरान मानसून गर्त यानी निम्न वायुदाब उत्तरी मैदान के ऊपर कमजोर या ढीला पड़ जाता है और धीरे धीरे उच्च वायुदाब यहाँ पर अपना जगह बनाने लगता है। दक्षिण पश्चिमी मानसून कमजोर होकर धीरे धीरे पीछे हटने लगती है। अक्टूबर के शुरू में ये पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर और नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत वर्षा ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। आसमान साफ और तापमान में वृद्धि हो जाती है। स्थल अभी भी आर्द्र होता है, यानी उच्च दाब और आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है, जिसे कवार की उमस के नाम से जाना जाता है। नवंबर की शुरुआत में उत्तर पश्चिमी भारत ऊपर जो निम्न दाब वाली अवस्था थी वह बंगाल की खाड़ी की तरफ चली जाती है। इस स्थानांतरण से चक्रवात पैदा होते हैं, जो अंडमान सागर के ऊपर पैदा होते हैं। ये चक्रवात भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिससे यहाँ पर भारी वर्षा होती है। इन चक्रवातों से काफ़ी विनाश होता है। इस इमेज को देखिए। जब नवंबर का महीना आता है, यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी भारत पर जो निम्न वायुदाब वाली अवस्था थी वह इधर आ जाती है, बंगाल की खाड़ी की तरफ। इस तब्दीली या स्थानांतरण से यहाँ पर अंडमान सागर के ऊपर चक्रवात पैदा होते हैं। अब ये चक्रवात इधर यानी पूर्वी तट को पार करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर भारी वर्षा होती है। ये भाग उष्णकटिबंधीय वाला भाग है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ये चक्रवात काफ़ी विनाशकारी होता है, इससे काफ़ी तबाही होती है। यहाँ पर गोदावरी नदी के डेल्टा प्रदेश हैं, ये कृष्णा नदी डेल्टा प्रदेश और यहाँ पर कावेरी नदी के डेल्टा प्रदेश हैं। ये सभी प्रदेश घनी आबादी वाले हैं। इन इलाकों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिससे जान और माल की काफ़ी नुकसान होती है। कभी कभी ये चक्रवात इधर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के साहिल तक पहुँच जाती है। इधर यहाँ पर कोरोमंडल तट पर भी अधिकतम बारिश इन्हीं चक्रवातों और अवदाबों से होती है। अब हम वर्षा ऋतु के बारे में जानेंगे कि भारत के किस ओर अधिक वर्षा होती है और किस तरफ कम वर्षा होती है। इस मानचित्र को देखिए। इधर देखिए, ये उत्तरी पूर्वी भाग है और इधर ये वाला भाग पश्चिमी तट वाला भाग है। इन दोनों भागों में वार्षिक वर्षा लगभग 400 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर मेघालय में मासिनराम भी है, जो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ 400 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में वर्षा मध्यम होती है, यानी 100 से 200 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। इधर दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है। इसी तरह इधर लद्दाख के लेह में भी वर्षा की मात्रा काफ़ी कम होती है।
अब इस तरफ देखिए, इधर पश्चिमी राजस्थान और पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ भागों में जो राजस्थान से इधर सटे हुए हैं, ये वाला भाग, इन भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत के अलग अलग जगहों पर वर्षा की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। इस तरह इधर और इधर अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हो गया, इधर सबसे कम वर्षा वाले क्षेत्र। इन इलाकों में ना अधिक और ना ही अधिक कम, बल्कि इन इलाकों में मध्यम बारिश होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस बात को जानेंगे कि मानसून किस प्रकार एकता का परिचायक है। भारत पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि पवन की दिशाओं के ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन और ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों की एक लय प्रदान करती है। यानी इसी मानसूनी पवनों के कारण शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु का एक चक्र बन जाता है। संपूर्ण भारतीय भूदृष्ट यानी भारत की पूरी जमीनी सतह, यहाँ के जीव और वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन और उसके त्यौहार, उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। यानी यहाँ के पेड़ पौधे और यहाँ के कृषि फसल यानी रबी, खरीफ और जायद, यहाँ तक के त्यौहार भी, ये सब के सब इसी मानसून के चारों ओर घूम रहे हैं। ये मानसून पवनें हमें जल प्रदान करती है, जिससे कृषि के कामों में तेज़ी आती है। अगर किसी साल वर्षा नहीं होती है तो किसान परेशान हो जाते हैं कि खेती किस तरह करें। नदियाँ भी इन जलों को हासिल करती हैं और इन्हें नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। इस तरह उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सारे भारतवासी हर साल मानसून के आने का इंतज़ार करते हैं। मेरे ख्याल से आपको सभी टॉपिक जैसे मानसून का आगमन और वापसी कैसे होती है, ऋतुओं कितने प्रकार की होती हैं, भारत में वर्षा का वितरण किस प्रकार होता है और किस प्रकार हमारे देश में मानसून एकता का परिचायक है, समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।